गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी એટલે કે મકાન મિલકતની આવકો, उसमें मैं प्रोविजंस पहले समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको सम्स करवाऊंगी। उसमें फर्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हमें कैसे ढूंढना है, तो फर्स्ट हमें पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद अमाउंट लिखनी है। ये स्ट्रक्चर है, ये आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है, और ये आपको याद भी रखना होगा। એટલે કે विगत અને रकम, उसमें फर्स्ट आएगा ग्रोस एनुअल वैल्यू, ठीक है, वो हमें फाइंड करना होगा सम में से। એટલે કે ग्रोस वार्षिक मूल्य ते आपने शोधવું પડશે। उसके बाद उसमें से माइनस हमें करना है म्यूनिसिपल टैक्स पेड, वो आपको सम में दिया ही होगा, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड એટલે કે म्यूनिसिपल जी कर चूकवेलो होय ते माइनस करवामां आवशे। उसके बाद आपको नेट एन्युअल वैल्यू मिलेगी, એટલે કે ચોખ્ખી वार्षिक मूल्य, चोखू वार्षिक मूल्य મળશે। उसके बाद हमें करना है लेस। फर्स्ट उसमें करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, यानी कि ये जो नेट एनुअल वैल्यू आया चोखी वार्षिक मूल्य, उसका हमें 30% लेना है, तो वो हमारा होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, वो यहाँ पे हमें लेस करना होगा। उसके बाद सेकंड नंबर का है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड रिपेर्स, એટલે કે સમારકામ કરવામાં કે બાંધકામ કરવામાં જે લોન લીધેલી હોય મકાન ઉપર, તો તેનું જે વ્યાજ હોય તે અહીંયા લખવામાં આવશે, તે અહીંયા બાદ કરવામાં આવશે। यानी कि जो भी हमने हमारा हाउस जो है उसके ऊपर लोन ली है कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर रिपेयर्स के लिए, तो वो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमारा जो नेट एनुअल वैल्यू मिला चोखू वार्षिक मूल्य, उसमें से ये दोनों जब हम लोग लेस करेंगे એટલે કે બાદ કરશું, तभी हमको नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी એટલે કે ચોખ્ખું કરપાત્ર મકાન મિલકત ઉપર કર તે આપણને મળશે, બરાબર। ચોખ્ખું કરપાત્ર મકાન મિલકતની આવક, બરાબર, नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है ये जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो हमें कौन सा लिखना है, आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, मगर उसमें से बहुत सारे दिए गए होंगे, तो हमें उसमें से कौन सा लिखना है। तो म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो पहले के जितने भी साल है उसमें हमने पे नहीं किया है, और अभी के साल में हमें जितना भी पे किया उतना हमें लिखना है। फिर फॉर एग्जांपल हमने 2 साल का एडवांस पे किया है, तो वो एडवांस पे जो हमने किया है वो यहाँ पे नहीं लेना है, और जो भी प्रीवियस का पे करना बाकी है और जो भी हम अभी पे कर रहे हैं तो वो यहाँ पे हमें लिखना है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस में हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, तभी हमने म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं किया है, तो यहाँ पे वो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोपर्टी लेआउट, એટલે કે જ્યારે मकान जे छे ते भाड़े आपेलू होय तो न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम 2 लाख मिलेगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए है, ठीक है। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट हमें पे करना होता है उसके लिए है कि अगर ये जो हाउस है वो रेंट पे दिया लेआउट है, तो न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम 2 लाख तक है, और रिपेयर्स के लिए એટલે કે સમારકામ માટે एक्चुअल है नो लिमिट, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ ऑक्युपाइड એટલે કે જે મકાન માલિક પોતાના માટે ઘર રાખેલું હોય उसके लिए है न्यू कंस्ट्रक्शन 2 लाख, ठीक है, એટલે કે નવા બાંધકામ માટે 2 લાખ। उसके बाद है रिपेयर्स એટલે કે સમારકામ માટે 30,000 સુધી लिमिट છે, 30,000 तक, ठीक है। उसके बाद है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन का जो इंटरेस्ट होता है वो हमें कैसे पे करना होता है, तो वो हर साल 20% हमें पे करना होता है 5 ईयर तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2023 में ही हमने स्टार्ट कर दिया बिल्डिंग बनाना, और 2024 में असेसमेंट ईयर जो है उसमें ही कंप्लीट हो रहा है हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा वो फुल्ली जितना भी हो वो हमें पे कर देना है, यहाँ पे 20% हमें नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी लेआउट है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसने 2 जो है 1 और 2 और 3, ठीक है, उसके पास 3 हाउस है। फर्स्ट जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि वो खुद बंदा फर्स्ट जो हाउस है उसमें रह रहा है, और सेकंड और थर्ड है वो लेआउट है, यानी कि रेंट पे दिया है, ठीक है। तो ये जो 2 हाउस है उन दोनों में से मिला के हमें मैक्सिमम 2 लाख तक मिलेगा, ठीक है। यानी कि इनका 2 लाख ऐसा नहीं आएगा, इन दोनों का मिला के हमें 2 लाख तक माइनस मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हमें ये जो GAV है वो फाइंड करना होगा। वो हमें कैसे मिलेगा? तो उसमें फर्स्ट है म्યુનિसिपल વેલ્યુ, એટલે કે જે મ્યુનિસિપલ કિંમત આપેલી હશે આપણને, જે प्रश्न हसे रकम हसे तेमा ज आपेली हसे, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें ही दी गई होगी म्युनिसिपल વેલ્યુ। और फेयर रेंट એટલે કે વ્યાજબી ભાડું, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो हमें लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो है 20,000, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और फेयर वैल्यू है 30,000। तो यहाँ पे हमें कौन सा लेना होगा? विच एवर इज हायर, जो भी ज़्यादा है वो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दो लिए हैं, तो इसमें से ज़्यादा है 30,000, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें करना है और स्टैंडर्ड रेंट, जे भी स्टैंडर्ड भाड़ू है, विच एवर इज लो। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड रेंट जो है वो यहाँ पे हमें 50,000 दिया ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से कम कौन सा है? तो ये वाला कम है। तो ये जो हमें मिलेगा इसमें इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो हमें क्या मिलेगा? एक्सपेक्टेड रेंट, એટલે કે અપેક્ષિત ભાડું, ગુજરાતીમાં કહેવાશે અપેક્ષિત ભાડું। તો यहाँ पे वो कितना होगा? 30,000, ठीक है, हमें मिल गया एक्सपेक्टेड रेंट, अपेक्षित भाड़ू। उसके बाद है इफ इज नो लेस ड्यू टू वैकेंसी अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि जो भी हमने हाउस जो है वो रेंट पे दिया है और वो भी 1 साल के ज़रिए उसमें कुछ भी लॉस नहीं है, ड्यू टू वैकेंसी, यानी कि वो खाली भी नहीं पड़ा है ऐसे ही। और अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि किसी ने हमें रेंट नहीं दिया है, ठीक है, जो बंदा रेंट पे रह रहा है उसने हमें रेंट नहीं दिया, ऐसा भी ना हो। तो हमें क्या करना है? तो एक्सपेक्टेड रेंट जो हमें मिला यहाँ पे, अपेक्षित भाड़ू जे मळ्યું છે, જ્યારે પણ કોઈપણ મકાન હોય ખાલી પણ ન રહ્યું હોય અને જે ભાડુઆત રહેલા હોય તેને બધો જ ભાડું આપણને આપેલું હોય, તો અહીંયા આગળ કોઈ પણ નુકસાન ન હોય તો શું કરવાનું? તો અપેક્ષિત ભાડું લેવાનું, एक्सपेक्टेड रेंट हमें लेना है। और एन्युअल रेंट रिसीव्ड, यानी कि એટલે કે વાર્ષિક ભાડું જે આપણને મળેલું છે, इन दोनों में से हायर इज GAV, इन दोनों में से जो भी हायर है वो हमें GAV लेना है। GAV का मतलब होता है ग्रोस एनुअल वैल्यू, એટલે કે ग्रोस वार्षिक मूल्य, ठीक है। और उसके बाद है सेकेंड नंबर की कंडीशन, बट इफ there is loss due to vacancy or unrealized rent, then find out actual rent receivable। એટલે કે જ્યારે પણ આપણને કોઈ પણ મકાન હોય તે 2 મહિના માટે ખાલી રહ્યું હોય કે એમાં 2 મહિનાનું ભાડું આપણને ન મળ્યું હોય અને એવું નુકસાન હોય તો શું કરવાનું? तो उसमें हमें एक्चुअल रेंट रिसीवेबल એટલે કે ખરેખર મળેલું ભાડું શોધવું પડશે। उसका फॉर्मूला है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो हमें हुआ है, ठीक है, जो भी यानी कि रिसीवेबल यानी कि जितना भी हमें मिलना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख हमें मिलना चाहिए था। और लॉस ड्यू टू वेकेंसी એટલે કે જે મકાન ખાલી રહેલું છે તો તેનું નુકસાન આપણને 20,000 થયું હોય, તો 1 लाख माइनस 20,000 हमें करना है। उसके बाद माइनस लॉस ड्यू टू अनरियलाइज्ड, એટલે કે सपोज 20,000 भाड़ू आपने आप्यू नहीं, भाड़ू आते जो भी रेंट पे बंदा रह रहा है उसने 20,000 हमें दिया ही नहीं है रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे और 20,000 माइनस होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? 60,000, ठीक है, क्योंकि 1 लाख यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया है 1 लाख, उसमें से माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी वो है 20,000 और लॉस ड्यू टू अनरियलाइज्ड है 20,000, तो यहाँ पे आंसर आएगा 60,000, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? तो इफ ARR इज ग्रेटर देन ER देन ARR इज इक्वल टू GAV। अभी यहाँ पे ये जो ARR है એટલે કે एक्चुअल रेंट रिसीवेबल એટલે કે જે ખરેખર મળવા પાત્ર ભાડું, તો એ લેવાનું, અને ER એટલે કે એક્સપેક્ટેડ રેન્ટ એટલે કે જે અપેક્ષિત ભાડું હતું એ લેવાનું। એ બંનેમાંથી જ્યારે પણ આ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल વધારે હોય तो આપણે આને જે GAV લેવાનું, इसको ही GAV हमें लेना है। और अगर ARR इक्वल टू ER है એટલે કે જે ખરેખર ભાડું મળવા પાત્ર હતું એ અને જે અપેક્ષિત ભાડું છે તે બરાબર હોય તો ARR को ही हमें GAV लेना है, ठीक है।
उसके बाद बट इफ ARR इज लेस देन ER એટલે કે જે અપેક્ષિત જો બી એકચ્યુઅલ રેન્ટ રિસીવેબલ હે ખરેખર મળવાપાત્ર ભાડું જે છે એ અપેક્ષિત ભાડું એક્સપેક્ટેડ રેટથી ઓછું હોય તો ધેન સર્વિસ્ડ ER ઇઝ ટુ બી ફાઉન્ડ આઉટ કોલ્ડ એડજસ્ટમેન્ટ એક્સપેક્ટેડ રેટ એટલે કે ERR એને કહેવાશે જે અપેક્ષિત રેન્ટ ભાડું આપણને મળેલું છે તેમાં થોડુંક ફેરફાર કરવામાં આવશે તો वो क्या होगा AER यानी कि एडजस्टेड एक्सपेक्टेड रेंट हमें लेना है इज इक्वल टू ER એટલે કે एक्सपेक्टेड रेंट हमें लिखना है उसके बाद माइनस हमें करना है लॉस ड्यू टू वैकेंसी એટલે કે જે ખાલી પડેલું મકાન જે છે તેમાં થયેલું नुकसान तो ER એટલે કે अपेक्षित भाड़ू यहाँ पे हमें मिला था 30,000 ठीक है और यहाँ पे लॉस हमारा था 20,000 मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया है तो यहाँ पे हमारा AER क्या आया तो वो यहाँ पे आया 10,000 ठीक है और ARR हमारा कौन सा आया था तो वो आया था 60,000 એટલે કે જ્યારે AER આપણે શોધ્યું એડજસ્ટેડ એક્સપેક્ટેડ રેટ એટલે કે જે અપેક્ષિત ભાડું છે તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે જ્યારે ARR એ ઓછું હશે ER થી એટલે અपेक्षित ભાડાથી ઓછું હશે તો यहाँ पे ARR और AER का हमें कंपेयर करना है એટલે કે જે ખરેખર મળવાપાત્ર ભાડું અને જે અપેક્ષિત ભાડામાં જે ફેરફાર કર્યો એ બંનેનું કમ્પેરિઝન કરવામાં આવશે વિચ એવર ઇઝ હાયર ઇઝ GAV એટલે કે આ બંનેમાંથી જે વધારે હશે તે આપણે GAV લેશું ठीक है अभी इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है तो ARR ज़्यादा है 60,000 ये तो सिर्फ 10,000 ये तो यहाँ पे हमें 60,000 वो हमारा आएगा GAV ठीक है अभी यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी होगी कि जब भी AER हम लोग ढूंढे एडजस्टेड एक्सपेक्टेड रेंट એટલે કે જે અપેક્ષિત ભાડું છે તેમાં ફેરફાર કરેલું તો અપેક્ષિત ભાડું માઇનસ લોસ ડ્યુ ટુ વેકન્સી એટલે કે જે મકાન खाली पड़ेलू છે તે જ અહીં माइनस थासे वो ही यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे लॉस ड्यू टू अनरियलाइज्ड है वो यहाँ पे माइनस नहीं होगा ठीक है तो ये थे चैप्टर नंबर 6 जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसके प्रोविज़न सारे मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं अगले वीडियो से मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सम्स करवाऊंगी आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल